तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के एसएससी एमटीएस परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह हो जाता है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज के क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिया गया और सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है कि हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था। सिंधु घाटी का पतन नगर कौन सा था। तो सिंधु घाटी के पतन नगर की बात करें तो लोथल हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो मृतकों का टीला हो जाएगा। देखिए आज की इस क्लास के अंदर स्टूडेंट आप सभी के लिए आप सभी के चैप्टर वाइज सारे प्रश्न लिए गए और चैप्टर वाइज प्रश्न करने का बेनिफिट होता है कि आप सभी के हर एक चैप्टर से जब प्रश्न एग्जाम में पूछता है तो आप लोग उस सारे प्रश्न को कवर अप कर पाते हैं। अगला प्रश्न कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो श्रीमद् भागवत गीता हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक की बात करते कौन प्रतिपादक हो जाएंगे। तो पतंजलि। आर्यों के आर्कटिक हम सिद्धांत का पक्ष किसने किया था। तो बाल गंगाधर तिलक। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो राजगीर या गिरिराज। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो किसका हो जाएगा, बौद्धों का हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। कह रहा है कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समाकालीन थे। तो पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे। अगला प्रश्न कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है। तो चेदी। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्होंने आर्य बनाया। तो अगस्त मुनि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने फूलों को भारत पर फूलों नहीं, यहाँ पर हुड़ो हो जाएगा के साथ। और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगर आप लोगों को हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता है तो आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील। उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मणिपुर में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न है कि छपेली लोक नृत्य संबंधित है। आप लोगों के अगर लोक नृत्य की बात किया स्टूडेंट तो आप सभी के एग्जाम में 100% 1 से 2 प्रश्न आप सभी के नृत्य से पूछा जाएगा, जैसे कि गरबा हुआ, ठीक है, जो कि गुजरात से है।
आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो गया, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे से बार बार पूछे जाते हैं। तो छपेली की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आप सभी का हिमाचल प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण किया था? ऑप्शन नंबर ए में श्रीगुप्त, बी में चंद्रगुप्त ने, सी में घटोत्कच गुप्त ने और सी में समुद्रगुप्त ने। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का थर्ड का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्रगुप्त ने इस उपाधि को प्राप्त किया था, महाधिराज की उपाधि। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महमूद गजनवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कह रहा कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? वही बाबर है जिसने भारत पर 5 बार आक्रमण भी किया था, ठीक है। वही बाबर है जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध, आपसी की खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में इसी के बाबर ने ही इस युद्ध को लड़ा था, ठीक है ना। जिसमें कि चारों युद्ध में बात किया जाए तो बाबर विजय प्राप्त किया था। और 1526 में बात किया जाए तो ये इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के नींव को मतलब कि हिला दिया था, ठीक है ना। यानी कि इब्राहिम लोदी परास्त हुए थे पानीपत के प्रथम युद्ध की बात किया जाए तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है 6 नंबर कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? करें कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनाडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है?
तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में अवस्थित है। विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में अवस्थित है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का वेनेजुएला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरोप आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में डालिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है करेक्ट कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। यानी कि ऐसा कौन सा यंत्र है जो कि बहुत ज्यादा प्राचीन है, ठीक है ना। सितार, वीणा, सरोद या तबला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्रों में से एक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 14 नंबर की टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो 14 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि श्रीरंगपट्टनम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 15 नंबर है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले की बात करें तो अरब लोग थे, ठीक है ना, अरबी थे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो 17 का हो जाएगा आप सभी का दंती दुर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो 18 का हो जाएगा ए, यानी कि चालुक्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी किसने करवाया था। तो 19 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते 20 नंबर की एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का भानुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, भानुगुप्त से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था।
मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 21 का हो जाएगा आप सभी का गुप्त काल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो वेन सोन, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि कन्नौज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो पूरा पाषाण काल में बात किया जाए तो शिकार हो जाएगा, शिकार खेला करते थे मनोरंजन के लिए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 25 नंबर की गुप्त शासन के द्वारा निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ये तो राशि का पहला प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, तो आप लोग क्लास को इन तक जुड़ देखिएगा, ठीक है ना। चलिए करते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न कर रहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है कोशिका, बी में है अंग, सी में ऊतक और डी में नाभिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप सभी के जीएस का क्लास करना किस लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बता रहा हूं कि आप लोगों को जीएस से क्लास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जीके की क्लास तो जीके के जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में बहुत स्टूडेंट उसको कवर अप कर पाते, लेकिन जीएस वाले जो पेपर होता है उसमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है। इसलिए आप लोगों की आज की क्लास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर ऐसे बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया जो कि आपसे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? यहां पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्लोरो लास्ट हो जाएगा, प्लास्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का थर्ड नंबर प्रश्न है कि कोशिका का जीवित अंश कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? यह किससे बना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य और अन्य कोशिका से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 80% से अधिक कोशिका यानी कि सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो फटाफट 5 का राइट आंसर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है मूल रोम कोशिका, ऑप्शन नंबर बी में है लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर सी में है प्लेटलेट, ऑप्शन नंबर डी में मोनोसाइट।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि लाल रक्त कोशिका। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। क्योंकि आप लोग और ऐसी बेहतरीन क्लास को करना चाहते तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते, बेल आइकन को प्रेस कर लेते, तो आपके पास वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप लोगों के फ़ोन में सबसे जल्द पहुंचने वाला है। तो फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्ध पारागम्य है? अर्ध पारागम्य है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोशिका झिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइक्रोकॉन्डिया हो जाएगा, कॉर्डिया। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? 9 नंबर प्रश्न है कि किस देश की गायें टी कप काऊ के नाम से भी जानी जाती है? किस देश की गायें टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपना भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न है कि गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? यह कहाँ पर है? गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का साहीवाल। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साहीवाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरएनए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 13 नंबर की सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फोबस लेवेने ने हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 14 नंबर कि फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो 14 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि सहजीवी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटक को क्या कहते हैं? तो 15 का जगह ए, यानी कि किण्वनीकरण हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकार में से छत्रक किससे समृद्ध है? तो 16 का हो जाएगा सी यानी कि कवक। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? तो 17 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन होता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर क्या हो जाएगा? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 19 नंबर की निम्नलिखित में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो 19 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 20 नंबर है कि हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैसूर में। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 21 नंबर की विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती है? तो 21 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 22 नंबर की सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? तो 22 का आ जाएगा बी यानी कि भादवारी भैंस में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 23 नंबर है कि भारत में दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल है। तो ये हो जाएगा आप सभी का भादवारी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र के पीएच मान की बात करते तो ये हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए कि अगर आप सभी भी आरपीएफ एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सभी को प्रीवियस क्वेश्चन मॉडल पेपर प्रैक्टिस से चाहिए तो इसी चैनल के ऊपर ऐसे बहुत सारे क्लास को अपलोड किया गया जो कि आप सभी के सफलता के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग भी उस क्लास को नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर के आप लोग इस चैनल के ऊपर चेक कर सकते हैं जो कि वहाँ पर आप सभी के लिए ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास देखने को मिल जाएंगे। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।